नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ के भौतिक प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे। हम उच्चावच के आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर या अपवाह तंत्र के आधार पर भी बोल सकते हैं। मिट्टी की संरचना के आधार पर हम अपने छत्तीसगढ़ को भौतिक प्रदेश में विभाजित करते हैं। कितने भौतिक प्रदेश में? तो 4 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। ठीक, एक है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, और दूसरा आपका दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये दोनों के दोनों भौतिक प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, अर्थात पूरा सरगुजा संभाग को कवर करता है। मतलब सरगुजा संभाग 2 भौतिक प्रदेशों में विभाजित है, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और दूसरा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। फिर आप दुर्ग संभाग की बात करें, चाहे बिलासपुर संभाग की बात करें, चाहे रायपुर संभाग की बात करें, दोस्तों ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। महानदी बेसिन एक भौतिक प्रदेश है जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों पूरा बस्तर संभाग आपका दंडकारण्य भौतिक प्रदेश में विभाजित है। जब पूरे दक्षिण छत्तीसगढ़ को हम भौतिक प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दंडकारण्य का पठार कहलाता है। अब कोई भी भौतिक प्रदेश होता है वो उसका भी एक उप विभाग होता है, सब डिवीजन, उसको भी क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग उच्चावच के आधार पर, पैटर्न के आधार पे। उसको भी दोस्तों ऊंचाई के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे भी बोल सकते हैं। उसको भी उप विभाग में हम विभाजित कर सकते हैं वहां के संरचना के आधार पर। ठीक, तो हम बात कर रहे थे जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश को हम 4 उप विभाग में क्लासिफाइड किए। एक उच्च घाट, दूसरा नीच घाट, फिर जारंग पाट तीसरा, और चौथा है आपका मैन पाट। ठीक, तो आज का दोस्तों हम सब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, क्योंकि लिखा हुआ है जसपुर सामरी पाट प्रदेश के उप विभाग, क्या लिखा हुआ है जी यहाँ पर? उप विभाग लिखा हुआ है। ठीक, इसी कड़ी में हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैन पार्ट है। क्या? मैन पार्ट लिखा हुआ है, इस पे हम चर्चा करेंगे। अब मैन पार्ट को हमको समझना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इसके स्थिति का पता होना चाहिए, लोकेशन का पता होना चाहिए कि भाई ये मैन पार्ट कहाँ लाई करता है, कहाँ ये अवस्थित है। ठीक ना, यह जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि इसके विस्तार पे, एक्सटेंशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम चर्चा करेंगे भाई कि इसका विस्तार कहाँ है, तभी तो हमको पता चले कि मैन पार्ट एक्चुअल में है कहाँ। कहाँ है मैन पार्ट हमारे छत्तीसगढ़? तो आपको पता होगा भाई मैन पार्ट उत्तर छत्तीसगढ़ में है, अर्थात सरगुजा संभाग में है। अब सरगुजा संभाग 2 भौतिक प्रदेश में विभाजित है, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार और एक आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। चूंकि हम मैन पार्ट पढ़ रहे थे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का उप विभाग है और जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विस्तार 3 जिलों में है, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। तो तीनों में से किसी जिला में इस मैन पार्ट का विस्तार होगा, है ना? यहां तक पहुंच जाएंगे आप। लेकिन एक्चुअल में इसका विस्तार पूछे तो सरगुजा में है, सरगुजा जिला में। किसमें? सरगुजा जिला में। सरगुजा के मैन पार्ट में इसका विस्तार है। सरगुजा में मैन पार्ट नाम की जगह है, तो मैन पार्ट में इसका विस्तार है सरगुजा के। मैं बात करूंगा दोस्तों दक्षिणी अंबिकापुर। सरगुजा जिला का हेडक्वार्टर क्या है? अंबिकापुर। तो अंबिकापुर का दक्षिण हिस्सा, इसी को बोल रहा हूं मैं दक्षिणी अंबिकापुर। अंबिकापुर, ठीक, दक्षिणी अंबिकापुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। हम एक तहसील पढ़े थे सीतापुर, जो कि जारंग पाट में पड़ता है। तो सीतापुर का दक्षिणी हिस्सा, ठीक ना, आपके मैन पार्ट में इसका विस्तार है। तो लिख लीजिए सीतापुर का दक्षिणी हिस्सा, सीतापुर का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक, तो यहां से यहां तक पूरा मैन पार्ट, सरगुजा जिला का पूरा मैन पार्ट। ठीक, दक्षिणी अंबिकापुर को याद रखेंगे। मैन पार्ट का दक्षिणी क्षेत्र, मतलब मैन पार्ट बोल रहा हूं,
सीतापुर का दक्षिणी क्षेत्र, इतने क्षेत्रों पे दोस्तों हमारा मैन पार्ट का क्या है जी, विस्तार है। किसका? तो मैन पार्ट का। ठीक, चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ये रहा हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। अब इसको मैं आपको लोकेशन पे ले जाता हूं। देखिए लोकेशन पे जाते हैं तो हमको इसको दोस्तों कट करना पड़ेगा। ये ओरिजिनल मैप है ना जी, चिप्स का मैप है, चिप्स का। ये मैं कट कर रहा हूं, ध्यान से समझना है कि मैं कैसे कट करता हूं किसी भी चीज को। देखिए यहां से ऐसे ले गया मैं सरगुजा के, ये वाला कट भाग को मैं कट किया, इधर से ऐसे लाया, इस वाले सेक्शन को मैं कट किया, और ये निकल के आ गया हमारा जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश निकल के आया, तब इसके उप विभाग क्या पढ़ रहे हैं जी, उप विभाग पढ़ रहे हैं हम मैन पार्ट। ठीक है, इधर नहीं जाना, हमको सिर्फ सरगुजा फोकस करना है। ठीक, चलिए फोकस करते हैं। ठीक, देखिए ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा, ये यही आपका मैन पार्ट है जी, यही आपका मैन पार्ट है। ठीक ना? ठीक, यही हिस्सा आपका मैन पार्ट कहलाएगा। बना दिया मैं अच्छा से। यही हिस्सा आपका मैन पार्ट है। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपका क्या बन गया, मैन पार्ट बन गया। कहां कहां पड़ता है मैन पार्ट, आपका अगर पूछे तो नॉलेज तो होना चाहिए। देखिए यहां आपका सीतापुर का दक्षिणी हिस्सा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीतापुर। ठीक, इसको दोस्तों ये बड़ा हिस्सा जो ये मैन पार्ट है, मैन पार्ट बोल सकते हैं इसको। इधर थोड़ा सा अंबिकापुर का दक्षिणी वाला क्षेत्र, यहाँ पर अंबिकापुर का टच करता है। यहाँ पर सीतापुर का दक्षिणी क्षेत्र पूरा पूरा मैन पार्ट, और अंबिकापुर का दक्षिणी क्षेत्र, ये मिला के दोस्तों क्या बनता है, ये मैन पार्ट बनता है। क्या बनता है, मैन पार्ट। हालांकि सबसे ज्यादा पोर्शन इस सरगुजा जिला में है, उसका विस्तार सबसे ज्यादा। जसपुर में तो इसका विस्तार है ही नहीं, जसपुर में इसका विस्तार है ही नहीं, पूरा पूरा सरगुजा में है। लेकिन ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश का उप विभाग है, यह बात को आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से आपको इसका लोकेशन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है, तो आपको पता है कि भाई ये उत्तर में स्थित है छत्तीसगढ़ का। तो एक बात तो कंफर्म है कि उत्तर में स्थित है, उत्तर। अब उत्तर के बाद पूर्वी लेना है कि दक्षिणी लेना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ राजधानी से देखा जाए तो उसका दिशा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो सेंटर पे रह के हम इसके दिशा को देखेंगे ना, तो मध्य में दिखाई पड़ता है, क्योंकि सरगुजा जिला मध्य में स्थित है, उत्तर के मध्य में स्थित है। दोस्तों इसको, इसका दिशा पूछे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो उत्तर मध्य बोल सकते हैं। क्या? उत्तर मध्य। उत्तर मध्य हम देखिए हमारा छत्तीसगढ़ है, ये सरगुजा संभाग है, ये सरगुजा संभाग है, ये बिलासपुर रायपुर है, ये क्या है, बस्तर है। तो यहाँ पर क्या है, सरगुजा है, तो उत्तर मध्य नहीं होगा जी, उत्तर में है और मध्य में है, तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य दिशा में आपका मैन पार्ट स्थित है। ये बात को नहीं भूलना है। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। आपसे इसका क्या पूछेगा, दिशा पूछेगा। क्या पूछेगा जी, दिशा। दिशा, चलिए दिशा लिखिए। दिशा पूछेगा तो हमको क्या लिखना है जी, देखिए लिखिए उत्तर, उत्तर मध्य, यहां लिखना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में से क्या है दोस्तों, विस्तार है। ठीक, ठीक,
ये आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा इसका ऊंचाई क्या है, ऊंचाई, आपसे क्या पूछेगा, इसका ऊंचाई पूछेगा। ठीक, औसत ऊंचाई अगर आपसे कोई पूछे तो समझ जाना मेन पार्ट की बात हो रही है, तो 1152 मीटर लेना है आंसर इसका। 1152 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है, एलिवेशन है, राइट। अब इस क्षेत्र में जो मेन पार्ट का क्षेत्र है, ये मेन पार्ट में दोस्तों कुछ चीजों को आपको याद रखना है। इस चीज यहां पर अब इसके अलग अलग संरचना बनेंगे यहां पर। तो इसी मेन पार्ट में ना कौन सा प्रमुख नदी का उद्गम होता है, आपसे पूछेगा कौन सी प्रमुख नदी का उद्गम होता है मेन पार्ट के क्षेत्र से। मेन पार्ट से होता है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मेन पार्ट वाले क्षेत्र से, मतलब पूरे पूरे रीजन से कौन सी नदी का उद्गम होता है पूछेगा। तो उद्गम पूछेगा आपसे, उद्गम, ठीक। तो उद्गम में आपको आंसर लेना है, मांड नदी का उद्गम होता है, किसका, मांड नदी। ठीक, अगर उप विभाग में आपसे पूछे कि मांड नदी का उद्गम कहां से होता है, तो मेन पार्ट क्षेत्र से होता है। मेन पार्ट में एक्चुअल कहां से मांड नदी का उद्गम होता है ये पूछेगा आपसे। बेशक हम जानते हैं कि मेन पार्ट क्षेत्र से मांड नदी का उद्गम होता है, लेकिन मेन पार्ट बहुत बड़ा क्षेत्र है ना। तो मेन पार्ट में भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, कोई पहाड़ी होंगे मेन पार्ट वाले में, कहीं दलदली भूमि होगा, है ना। तो मेन पार्ट के कौन से क्षेत्र से मांड नदी का उद्गम होता है, तो आंसर करेंगे गढ़ पहाड़। क्या, गढ़ पहाड़, गढ़ पहाड़ से। ये गड़िया पहाड़ नहीं है ना जी, गड़िया पहाड़ कांकेर में है, यह है गढ़ पहाड़। गढ़ पहाड़ कहाँ स्थित है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए बताइए गढ़ पहाड़ कहाँ है, तो गढ़ पहाड़ सरगुजा में है। मैन पाट वाले क्षेत्र में गढ़ पहाड़ है, उसी गढ़ पहाड़ से मांड नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक ठीक, अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रमुख खनिज क्या है इस मैन पार्ट की, खनिज प्रमुख आपसे पूछेगा, खनिज बताइए। चलिए, तो प्रमुख खनिज आप जानते हैं, तो भाई पूरे पूरे जसपुर सामरी पाट प्रदेश की प्रमुख खनिज बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट, बॉक्साइट है। ठीक, बॉक्साइट को आप नहीं भूलेंगे कि मेन पार्ट में भी जो प्रमुख खनिज पाया जाता है वो बॉक्साइट पाया जाता है। आगे बॉक्साइट के ही एक एल्यूमिनियम निकल कर आएगा दोस्तों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहां तक हो गया। अब इस बॉक्साइट के बारे में एक विशेषता याद रखना है कि मेन पार्ट में जो बॉक्साइट पाया जाता है ना, इसी बॉक्साइट को बाल्को कहाँ है जी, बाल्को कंपनी कोरबा में है, तो उस बाल्को में सप्लाई किया जाता है ना। तो देखिए यहीं से कहां से, मेन पार्ट से, यहीं से देखिए, यहीं से बॉक्साइट की आपूर्ति, यहीं से बॉक्साइट की आपूर्ति मतलब सप्लाई बाल्को में की जा रही है। बाल्को, बाल्को कहाँ है जी, तो कोरबा में है। बाल्को में की जा रही है, यहीं से बॉक्साइट की आपूर्ति बाल्को में की जा रही, इस बात को याद रखना है। किसमें, तो बाल्को में। ठीक, यहां तक बाल्को जो कंपनी है मुख्यतः बॉक्साइट का ही, एल्युमिनियम का उत्पादन करता है, तो एक बॉक्साइट की जरूरत तो होगी वहां कच्चे माल के रूप में। तो यही मेन पार्ट से बॉक्साइट निकाला जाता है और कोरबा बाल्को को दोस्तों सप्लाई कर दिया जाता है। वर्तमान में किया जा रहा है ना, भविष्य में चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मेन पार्ट के क्षेत्र से ही
कोरबा को क्या भेजा जाता है जी, तो बॉक्साइट भेजा जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक ना। एक बात हमेशा याद रखना, इस उप विभाग के नाम एक उपनाम है जी, उपनाम। पहले उपनाम को बाद में पढ़ेंगे। एक विशेष बात याद रखना, उपनाम को बाद में पढ़ेंगे। एक विशेष बात याद रखना है, 1962 में भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो उसमें जो तिब्बत के शरणार्थी है ना, उसको ना इस मेन पार्ट में क्या किया गया था, बसाया गया था। ठीक ना, ठीक, लिखिए शरणार्थी, शरणार्थी, शरणार्थी। ठीक ना, तो लिखिए इसके बारे में। 1962 को नहीं भूलना है, 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों ठीक, 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों को बसाया गया था। क्या किया गया था जी, बसाया गया था, बसाया गया था। 1962 में तिब्बत के जो शरणार्थी है ना, तिब्बती शरणार्थियों को इसी मेन पार्ट में, दोस्तों सरगुजा संभाग के इस सरगुजा जिला के मेन पार्ट में उन्हें बसाया गया था, आश्रय दिया गया था। ठीक ना। अब 1962 से आकर यहां पर तिब्बती लोग रहते हैं, तिब्बती लोग घर बनाकर रहते हैं, मतलब तिब्बती यहां पाए जाते हैं, है ना, तिब्बती यहां पाए जाते हैं, इसलिए यहां तिब्बती लोग रहते हैं, इसलिए इस मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है, तिब्बत, या छोटा तिब्बत भी कहते हैं, छोटा तिब्बत। लिखिए छोटा तिब्बत। तो आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के तिब्बत किसे कहते हैं, तो मेन पार्ट को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कौन सा है, तो मेन पार्ट है। ठीक ना, या तिब्बत पूछे या छोटा तिब्बत पूछे, मेन पार्ट जुबान पे आना चाहिए आपका, क्योंकि यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था और यहाँ तिब्बती शरणार्थी पाए जाते हैं, अभी भी तिब्बती लोग हैं वहां, इसलिए तो छोटा तिब्बत कहा जा रहा है या छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जा रहा है। ठीक, अब एक और बात याद रखना है, यहीं पे ज्यादातर जो तिब्बती लोग होते हैं ना, ज्यादातर ना जो तिब्बती लोग हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। इसके बौद्ध धर्म, मतलब ज्यादातर जो तिब्बती होते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। तो यहां पर मेन पार्ट में तिब्बती आके बसे हैं, मतलब तिब्बती रहते हैं, तो उन तिब्बतियों का जो धर्म होगा वो बौद्ध धर्म होगा। क्या, बौद्ध धर्म। मतलब यहां पर तिब्बती में दोस्तों तिब्बती संस्कृति का प्रसार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां तिब्बती लोग आके रह रहे हैं, तो इस जगह में मेन पार्ट में तिब्बती संस्कृति पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, आप ही बोलिए। तिब्बती संस्कृति पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, यहां पर पाया जाएगा ना। लिखिए तिब्बती संस्कृति का विकास हो रहा है यहां पर। तिब्बती संस्कृति में मैं प्रमुख रूप से बात करूं, प्रमुख रूप से तो कौन सा है, बौद्ध धर्म है। तिब्बती संस्कृति का प्रमुख रूप से मैं बात करूं तो बौद्ध धर्म, तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, केंद्र है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। जो मेन पार्ट है, यहां तिब्बती संस्कृति का प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है,
और तिब्बती जो संस्कृति है इसमें प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म है, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र है। जो मेन पार्ट है ये बौद्ध धर्म का क्या है जी, प्रमुख केंद्र है। समझ में आया होगा यहाँ तक जी? नहीं आया है, आगे होगा। ये जो मेन पार्ट है ना बहुत ठंडा क्षेत्र है जी, बहुत ठंडा। छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा है, तो मेन पार्ट, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं। क्या, छत्तीसगढ़ का शिमला। उपनाम में लिखिए, उपनाम, इसके दो उपनाम है ना। एक उपनाम ठंडा की वजह से क्या है, ठंडी की वजह से छत्तीसगढ़ का शिमला है, छत्तीसगढ़ का शिमला है ये, शिमला। ठीक, दूसरा उपनाम हम पढ़ चुके हैं, क्या है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत है ये, छत्तीसगढ़ का तिब्बत। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का शिमला क्यों कहा जा रहा है, ठंडी की वजह से, और छत्तीसगढ़ का तिब्बत क्यों कहा जा रहा है, बसाहट की वजह से। तो दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि क्यों शिमला कहा जा रहा है और क्यों तिब्बत कहा जा रहा है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, तो क्यों प्रमुख केंद्र है बौद्ध धर्म का, मेन पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक ना। अब जो मेन पार्ट है पर्यटन स्थल है जी, ये जो मेन पार्ट है दोस्तों यह पर्यटन स्थल है, आप सभी जानते हैं। तो कैसा पर्यटन स्थल है ये पूछेगा आपसे, प्रकृति क्या है, यह प्राकृतिक वर्ग का पर्यटन स्थल है जी। यह प्राकृतिक, पूरा नेचुरल, कुछ चीज बनाकर इसको पर्यटन में तब्दील नहीं किया गया है, पहले से विकसित है। जैसे मैं कहीं बहुत बड़ा मंदिर बना दूं, जैसे अयोध्या बना दूं, अयोध्या बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, अब उसको मैं प्राकृतिक पर्यटन स्थल बोलूंगा तो गलत होगा ना, तो कृत्रिम पर्यटन स्थल है ना। तो जो मेन पार्ट है दोस्तों यह प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, यह प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये बात आपको याद होना चाहिए जी। ठीक, अब इसके कुछ स्थिति को हम समझ लेते हैं, कुछ स्थिति को, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैंने बीच में बनाया मेन पार्ट, बीच में बना दिया मैं क्या, मेन पार्ट, बीच में बना दिया मैं मेन पार्ट। मेन पार्ट के ना यहां ये क्या है, आपको पश्चिमी हिस्सा कहलाएगा, ये पूर्वी हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ पर पर्वतों की श्रृंखला है, क्या, पर्वतों की श्रृंखला। यहीं बीच में दोस्तों गढ़ पहाड़ पाया जाता है, गढ़ पहाड़, गढ़ पहाड़। इसी गढ़ पहाड़ से एक नदी निकलते हुए यहां से ऐसे सीमा बना के ऐसे प्रवाहित हो जाती है, नाम है मांड नदी। क्या, मांड नदी। तो मेन पार्ट के पूर्वी दिशा, पूर्वी सीमा बनाते हुए, मेन पार्ट देखिए पूर्वी सीमा बना रहे नहीं बना रहे, यहां पास पूर्वी सीमा बनाते हुए मेन पार्ट नदी निकलती है, मेन पार्ट से ना, मेन पार्ट के क्षेत्र में गढ़िया और गढ़ पहाड़ है, उस गढ़ पहाड़ से मांड नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, और इस क्षेत्र की पूर्वी सीमा बनाते हुए दोस्तों निकलती है ये। ठीक, नाम है मांड नदी। यदि मेन पार्ट की मैं उत्तर की बात करूं, उत्तर में तो रिहन की एक सहायक नदी है, रिहन की एक सहायक नदी घुनघुट्टा नदी प्रवाहित होती है। क्या, घुनघुट्टा नदी प्रवाहित होती है, घुनघुट्टा नदी प्रवाहित होती है। मेन पार्ट के उत्तर में ना घुनघुट्टा नदी प्रवाहित होती है, बात को याद रखना है। मेन पार्ट के पश्चिम में दोस्तों याद रखना है आपका रेहर नदी प्रवाहित होती है, रेहर नदी, ये लोकेशन को याद रखना है। मेन पार्ट के पश्चिम में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो रेहर नदी, इस बात को नहीं भूलना है। दक्षिण में पूछे, मेन पार्ट के दक्षिण में क्या है,
तो दक्षिण में दोस्तों आपको पता है कि महानदी बेसिन का उप विभाग है इसके दक्षिण में। तो उप विभाग में उदयपुर हिल्स आपसे पूछेगा। उदयपुर हिल्स, जो उदयपुर पहाड़ी है, उदयपुर का जो हिल्स है या जो पहाड़ी है, ये मेन पार्ट के दक्षिण में स्थित है। और जो उदयपुर की जो पहाड़ी है ना, ये महानदी बेसिन का हिस्सा है ना, महानदी बेसिन का हिस्सा है। कौन सा? तो उदयपुर की पहाड़ी महानदी बेसिन का। ठीक, यहां तक दिक्कत? कुछ चीजों को और याद रखना है भाई। घुनघुट्टा नदी कहां स्थित है पूछेगा आपसे, तो मेन पार्ट के उत्तर में स्थित है। ठीक, एक और जगह याद रखना है उत्तर में ही, उत्तर में एक और जगह याद रखना है, उत्तर में ही बार कुंवर डोंगर पूछेगा आपसे। बार कुंवर, बार कुंवर डोंगर पूछेगा। चलिए बताइए, बार कुंवर डोंगर कहां स्थित है? तो मेन पार्ट के उत्तर में स्थित, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक, ये बार कुंवर डोंगर नाम मेन पार्ट के उत्तर में स्थित है। यहां बनाया हूं, ऐसा नहीं समझना है कि घुनघुट्टा नदी के आसपास ही बार कुंवर डोंगर है उत्तर में। समझ में आ रहा है ना? मेन पार्ट के पूर्व दिशा में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, मेन पार्ट के पूर्व दिशा में पत्थल गांव की क्या है जी? पठार लगा हुआ है। पत्थल गांव का पठार, पत्थल गांव का पठार है। तो बहुत सरल है। कैसे? पत्थल गांव पड़ता है आपके जसपुर में, मेन पार्ट पड़ता है सरगुजा में। मेन पार्ट के पूर्वी हिस्से में जसपुर, जसपुर के हिस्से पत्थल गांव। तो पूर्व में पत्थल गांव का पठार होगा कि नहीं होगा? होगा। अब पत्थल गांव का पठार किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है आपका नीच घाट का। किसका? नीच घाट का हिस्सा है। नीच घाट मतलब जसपुर घाट, जसपुर पार्ट। तो लोकेशन आपको याद होना चाहिए, लोकेशन आपको याद होना चाहिए। कुछ चीजें स्पेशली आपको याद रखना है भाई। ये मेन पार्ट है, इसका ऊंचाई कितना है? 1152 मीटर है ना इस मेन पार्ट का ऊंचाई। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। इस पार्ट के ऊपरी सतह पर, इस पार्ट के ऊपरी सतह पर, इस लिखिए यहां पर लिख देता हूं, मेन पार्ट, मेन पार्ट के ऊपरी सतह पर लेटराइट मिट्टी के क्या हुआ है? विकास हुआ है। लेटेराइट, लेटराइट मिट्टी के क्या हुआ है जी? विकास हुआ है। लेटराइट मिट्टी का, ठीक, ऊपरी सतह पे कौन सी मिट्टी पाया जाता है? तो लेटराइट। इसी लेटराइट मिट्टी को मुरुम मिट्टी या भाटा मिट्टी कहा जाता है। इस लेटराइट मिट्टी में ना, इस लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जी, एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश पाया जाता है। का बहुत अधिक, बहुत अधिक अंश पाया जाता है। जो लेटराइट मिट्टी है ना इसके ऊपरी सतह पे, उसी लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिना का बहुत अधिक अंश पाया जाता है, पार्टिकल। समझ में आ रहा है ना? ये बात को नहीं बोलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एल्यूमिना का बहुत अधिक वन क्या पाया जाता है? अंश पाया जाता है, इसके कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। पहली बात तो भाई इसके ऊपरी सतह में कौन सी मिट्टी का विकास हुआ है? तो लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ है। लेटेराइट, लेटराइट मिट्टी किस लिए फेमस है? बागवानी फसल के लिए फेमस है। कौन सी फसल? तो बागवानी फसल के लिए फेमस है ये लेटराइट मिट्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेटराइट, इस मेन पार्ट में कुछ प्रमुख जलप्रपात का विकास हुआ है। प्रमुख जल
प्रपात का क्या हुआ है जी, विकास हुआ है भाई। अब पूरा का पूरा जो मेन पार्ट है ये नेचुरल प्लेस है, प्राकृतिक स्थल है पूरा, मतलब यहाँ नदी है, पहाड़ है, दलदली भूमि है, तो यहां से कुछ ना कुछ वाटरफॉल विकसित होंगे, डेवलप होंगे। तो बहुत सारे यहाँ पास वाटरफॉल्स पाए जाते हैं। पहला वाटरफॉल्स लिखिए आपका सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं? तो स से सरभंजा, स से सरभुजा लिखनी है, मैनपाट क्षेत्र में पाए जाते हैं सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मांड नदी के उद्गम में स्थित है। मांड नदी के उद्गम में स्थित है। मांड नदी के उद्गम में सरभंजा जलप्रपात क्या है जी, स्थित है। यही पास सरभंजा जलप्रपात के पास दूसरा विशेषता याद रखना है। पहली बात याद रखना है, सरभंजा जलप्रपात मांड नदी में स्थित है ना, किसमें? मांड नदी में स्थित है, मैनपाट वाले क्षेत्र में। इसी सरभंजा जलप्रपात के पास सरभंग ऋषि का आश्रम है। सरभंग ऋषि का आश्रम है। सरभंग ऋषि का आश्रम, इस बात नहीं भूलना है, ठीक? तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा बात आपको याद रखना है, दूसरा जलप्रपात टाइगर पॉइंट। क्या? टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट, इसके बारे में याद रखना है। टाइगर पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टाइगर पॉइंट जो है ये मैनपाट वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो कहां पास पड़ते हैं? तो मैनपाट के पूर्वी भाग में लिखिए, मैनपाट के पूर्वी भाग, मैनपाट के पूर्वी भाग मतलब इधर है ना, जिधर क्या है मांड नदी का सीमा बनता है, जिधर नीच घाट है, जिधर पत्थर गांव का पठार है, ये सब इधर इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएंगे, पूर्वी भाग। तो मैनपाट के पूर्वी भाग में ना एक महादेव मुड़ा नदी है जी। क्या? पूर्वी भाग में महादेव मुड़ा नदी बहती है। ये भी याद रखना है कि महादेव मुड़ा स्टेटमेंट में दिया जा सकता है कि मैनपाट के पूर्वी भाग से महानदी महादेव मुड़ा बहती है या प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल सही होगा महादेव मुड़ा, ठीक, जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित है। देखिए इसी महादेव मुड़ा में, जिसमें टाइगर पॉइंट जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात निर्मित है, ये बात आपको नहीं भूलना है। मैनपाट के पूर्वी भाग में महादेव मुड़ा नदी बहती है जी, ये इंपॉर्टेंट है आपका महादेव मुड़ा। इसी महादेव मुड़ा नदी में ही आपका टाइगर पॉइंट क्या हुआ है, विकसित हुआ है, ठीक ना। इसे टाइगर पॉइंट क्यों कहा जाता है, इसका नामकरण के संबंध में हम पढ़ लेते हैं। नामकरण, आखिर इसको टाइगर पॉइंट क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है टाइगर पॉइंट कहने का कारण? तो पहले यहां टाइगर घुमा करते थे जी, ऐसा किंवदंती है। पहले यहां टाइगर घुमा करते थे, टाइगर घुमा करते थे, पहले यहां टाइगर घुमा करते थे, समझ में आ रहे ना। इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा।
इसी कारण इसका नाम टाइगर पॉइंट पड़ा। ठीक ना, ये बात भी आपको याद रखना है कि टाइगर पॉइंट को टाइगर पॉइंट क्यों कहा जाता है। तो पहले ऐसा किंवदंती है, यहाँ पर टाइगर घुमा करते थे, विचरण करते थे बहुत ज्यादा, इसलिए उसके नाम पर टाइगर पॉइंट पड़ा। किस नदी पे विकसित हुआ है, तो ये आपका दोस्तों महादेव मुड़ा नदी पे विकसित हुआ है, मतलब ये मेन पार्ट के पूर्वी हिस्सा में है। ठीक, ये बात को आपको याद रखना है। अगला जो आपका जलप्रपात है, तीसरा जो जलप्रपात है वो है मछली पॉइंट। क्या, तो मछली पॉइंट, मछली पॉइंट भी क्या है, जलप्रपात है। क्या है जी, जलप्रपात। तो जितना भी आप पॉइंट पॉइंट शब्द सुनेंगे तो समझ जाने मेन पार्ट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेन पार्ट, पार्ट से पॉइंट, और पॉइंट जैसे टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट, जो भी पॉइंट शब्द आपको सुनाई दे या कहीं देखें आप, तो समझ जाने मेन पार्ट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक ना, जो मछली पॉइंट है ना, ये पहाड़ी नाला पर निर्मित जलप्रपात है। पहाड़ी नाला, मेन पार्ट वाले क्षेत्र में पहाड़ी नाला पे विकसित हुआ है। तो पहाड़ी नाला में निर्मित जलप्रपात है, निर्मित जल प्रपात है। पहाड़ी नाला पे क्या हुआ जी, निर्मित हुआ है। ठीक, जहां बहुत अधिक मछलियां मिलती है, जहां बहुत अधिक मछलियां मिलती है, यहाँ बहुत अधिक क्या मिलती है जी, मछलियां मिलती है, बहुत अधिक मछली। इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट कहा जाता है। इसी आधार पर इसे मछली पॉइंट कहा जाता है। इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है जी, तो मछली पॉइंट कहा जाता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। क्या कहा जाता है, मछली पॉइंट कहा जाता है। ठीक, तो 3 जलप्रपात हो गया, सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, मछली पॉइंट। टाइगर पॉइंट को टाइगर पॉइंट क्यों कहते हैं, मछली पॉइंट को मछली पॉइंट क्यों कहते हैं, ये सब याद होना चाहिए। अगला जो हमारा सेक्शन है दोस्तों, चौथा जलप्रपात मेहता पॉइंट। मेहता पॉइंट, देखिए यहाँ पे पॉइंट शब्द आ गया ना, तो पॉइंट मतलब समझ जाना है दोस्तों, बात हो रही है कहाँ की, तो मेन पार्ट की। जो मेहता पॉइंट है एक जलप्रपात है, इसकी विशेषता यह है कि सरगुजा और रायगढ़ के बीच ना सीमा बनाती है ये। तो देखिए सरगुजा मतलब दक्षिण सरगुजा में होगा ये, तो सरगुजा मेन पार्ट के मतलब दक्षिण, मेन पार्ट के दक्षिण हिस्सा में होगा ये मेहता पॉइंट। तो सरगुजा और रायगढ़ के बीच, रायगढ़ के बीच सीमा बनाती है जी, ये सीमा बनाती है। याद होना चाहिए भाई, ये अगर सीमा बनाती है तो बिल्कुल जो मेहता पॉइंट है ये मेन पार्ट के दक्षिण साइड स्थित होकर, क्योंकि दक्षिण में ही आपके मतलब दक्षिण उत्तर में ही आपके दोस्तों दक्षिण पूर्वी में ही, दक्षिण पूर्व में ही आपका रायगढ़ जिला स्थित है। मैप के माध्यम से हम देखेंगे तो वहीं पर से मेहता पॉइंट क्या है, स्थित है। अगला याद रखना है आपको इको पॉइंट, पांचवा। इको पॉइंट के बारे में कोई खास फैक्ट नहीं है, बस इतना याद रखना है इको पॉइंट कहाँ है,
तो मैन पाट वाले क्षेत्र में दोस्तों आपका इको पॉइंट जलप्रपात है। क्या? इको पॉइंट। छठवां चीज आपको याद रखना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैन पाट वाले क्षेत्र में देव प्रवाह झरना है जी, एक देव प्रवाह, देव प्रवाह, अच्छी से लिख देता हूं, देव प्रवाह झरना का विकास हुआ है। ये देव प्रवाह झरना है ना, देव प्रवाह झरना, इसको आप ना जितना स्टार लगाना है लगा लेना है। देव प्रवाह झरना, यहां से जब भी अगर झरना के बारे में पूछा जाएगा तो देव प्रवाह की पूछेगा। देव प्रवाह झरना ये ना पहाड़ी किसी नदी पे स्थित नहीं है। ये जो देव प्रवाह झरना है ना किसी नदी पे स्थित नहीं है, ये नाला पे निर्मित हुआ है, पहाड़ी नाला पे, मतलब पहाड़ पे जो नाला बना होता है उसी इसीलिए इसको पहाड़ी नाला बोलते हैं। तो पहाड़ी नाला में निर्मित है जी, नाला में निर्मित है, कोई नदी पर स्थित नहीं है। भाई कोई भी झरना है वो नाला में विकसित होता है या तो नदी में विकसित होता है, तो नदी में विकसित नहीं हुआ है, ये नाला में विकसित हुआ है। ठीक, अब इस मैन पार्ट में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक स्थल है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियों का विकास हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियों का विकास हुआ है ना। तो घाटी के बारे में पूछा जाएगा आपको, घाटियां कौन कौन सी यहाँ सुंदर सुंदर घाटियां पाई जाती हैं। घाटी सुंदर फूलों की घाटी या घाटी सब होते ना, तो एक कदनई घाटी पूछेगा आपसे, कदनई, कदनई पूछेगा। कदनई घाटी कहाँ स्थित है, तो सरगुजा में, मैन पाट वाले क्षेत्र में कदनई घाटी है। एक है करदन घाटी, क से कदनई और क से करदन, कदनई घाटी, करदन घाटी को याद रखना है, कदनई और करदन घाटी। एक है सक्रिया घाटी, क्या? सक्रिया, तो सक्रिया घाटी का भी यहां क्या हुआ है, विकास हुआ है। एक याद रखना है दोस्तों आपको, गोविंदपुर घाटी का विकास हुआ है यहां पर, गोविंदपुर घाटी का क्या हुआ है, विकास हुआ है इस मैन पटवाल क्षेत्र में। एक पैगा घाटी को नहीं भूलना है, पैगा घाटी, पैगा घाटी का भी यहाँ पर अच्छा खासा विकास हुआ है। तो इतने घाटी हैं, एक तो कदनई घाटी है, यहाँ पर करदन घाटी है, सकरिया घाटी है, गोविंदपुर घाटी है, पैगा घाटी है। जब घाटी है तो कुछ गुफा भी पाए जाएंगे यहाँ, गुफा पुरुष, कुछ गुफाओं का भी यहाँ विकास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा जी, गुफा। तो लिखिए, एक है, लिखिए बंदरकोट, बंदरकोट गुफा, एक गुफा यहाँ फेमस है, बंदरकोट, बंदरकोट। दूसरा गुफा यहाँ फेमस है राका, राका मतलब होता है रात, राका माड़ा, माड़ा मतलब क्या होता है जी, गुफा, राका माड़ा, रात का गुफा, राका मतलब रात, माड़ा मतलब गुफा, रात का गुफा। इस राका माड़ा को दोस्तों रात का गुफा कहा जाता है, क्या? रात का गुफा, राका माड़ा। जब माड़ा की बात कर रहे हैं तो तीसरा बात, माड़ा मतलब गुफा ना, कमरा, एक छोटा सा होल। तो बंदरकोट, राका माड़ा, भालू माड़ा याद रखना है, माड़ा से भालू माड़ा गुफा को याद रखना है, भालू माड़ा, बंदरकोट, राका माड़ा, भालू माड़ा, ये सब गुफा है, क्या है जी, गुफा। ठीक, एक है झील गुफा, चौथा याद रखना है यहाँ पास, झील गुफा, झील गुफा का यहाँ पास विकास हुआ है। पांचवा आपका पैगा गुफा, पैगा, देखिए पैगा घाटी भी है, उसी घाटी में पैगा गुफा भी है। तो पैगा घाटी, पैगा गुफा,
ये सबको आपको याद रखना होगा। ठीक, अब यहां प्रश्न कुछ ना, एडवेंचर जोन पाए जाते हैं क्या? एडवेंचर जोन, एडवेंचर जोन निर्मित किए गए हैं, जोन है। अब एडवेंचर जोन यहाँ पर क्या क्या है जी, देखिए एडवेंचर जोन, दो एडवेंचर जोन को आपको याद रखना है प्रमुख रूप से। मैन पार्ट अपने आप में प्राकृतिक स्थल है, यहाँ सभी घूमने जाते हैं तो ये एडवेंचर जोन जरूर जाते हैं। एक है परपटिया एडवेंचर जोन, परपटिया, परपटिया एडवेंचर जोन को नहीं भूलना है आपको। ठीक, एक एडवेंचर जोन आपको याद रखना है मालतीपुरी, क्या? मालतीपुरी, ये है आपका एडवेंचर जोन। तो आशा करता हूं दोस्तों, दलदली भूमि भी है, इसको भी याद रखना है, ये क्षेत्र दलदली भूमि है। ठीक ना? ठीक, उसको तो आगे पढ़ेंगे ही, उसके बारे में ही जब पहाड़ पढ़ेंगे, पहाड़ पर्वत तो आएगा ही। तो आशा करता हूं ये हमारा 2 उपविभाग कंप्लीट होता है, एक पूर्वी बुंदेलखंड का पठार वाला और दूसरा आपका जसपुर सामरिक पाठ प्रदेश कंप्लीट रूप से खत्म हो गया विथ मैप के माध्यम से। अब हम कल की क्लास में महानदी बेसिन पे चर्चा करेंगे, और महानदी बेसिन अपने आप में एक बड़ा अध्याय है जी, एक बड़ा सेक्शन है। तो महानदी बेसिन को हम बहुत ही विस्तार में समझने वाले हैं। ठीक है, ठीक, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।